दुश्मन नापाक और मकरू दहशतगर्दों ने एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमला किया। प्रेशर की वजह से शायद अभी तक डायरेक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई। मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही इसके पीछे है। ये आपको मानना पड़ेगी, इस दफा बाबर ने स्टैंड लिया। इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट सजाएं होनी चाहिए। अब ये वक्त आ गया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाएं। बिल्कुल सब खाएं, लेकिन अपनी ख्वाहिश में दिल में अरमान कोई ना छोड़ें, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज पीर का रोज़ है, पहला वर्किंग डे है और हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाती है। लोग अपने अपने काम जो कि उन्होंने पेंडिंग रखे होते हैं, वीकेंड पे सोचा होता है, वो करने के लिए निकलते हैं। तो कोशिश करें घर से कुछ जल्दी निकलें ताकि टाइम से जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएँ। अदरवाइज़ जल्दी में बाज़-औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो नुकसान फिर जो है वो नाक़ाबिल तलाफ़ी होता है। तो बेहतर ये है कि ज़रा तहम्मुल के साथ टाइम निकाल कर अपने काम किए जाएँ। तो कोट ऑफ द डे से आज हम आगाज़ करते हैं और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इससे अपने शो का आगाज़ करेंगे। ख़ास कौल से भी इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ज़्यादा पाक दामन और बहादुर शख्स वो है जो बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद मुआफ़ कर दें। कल हमने देखा अफसोसनाक वाक़या जो कि बाजोड़ में पेश आया और इसी से हमने इसी मुनासिबत से जो शहदा हैं उनके लिए ये कोट शामिल किया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इन्होंने अपना खून तो दिया है लेकिन इंशाअल्लाह अजर अल्लाह की ज़ात देने वाली है। और अगर आप ताकत रखते हैं उसके बावजूद माफ़ कर दें तो अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ देने से तो फिर वो बेहतरीन बदला लेने वाला है, आप बरी जुमा हो जाते हैं। तो इसी कोट से हम आगे बढ़ेंगे। अब शो का आगाज़ हम करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाजोड़ में बदतरीन दहशतगर्दी, JUIFA का वर्कर्स कन्वेंशन निशाना, जहां भाग अफराद की तादाद 44 हो गई। पाक फौज रात गए तक इमदादी कामों में मसरूफ, शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर से बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया। CPAC की 10वीं सालगिरह, चीनी नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद आ गए। आज मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी रेड अलर्ट, दफातर और बेशतर तालीमी इदारे बंद। कमसिन मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद, वज़ीर आज़म ने आखिरकार रिजवाना की आहें सुन ली। मामले का नोटिस लेकर वज़ीर आला से रिपोर्ट तलब। अलबत्ता बच्ची पर मुबैना तशद्दुद करने वाली खातून जमानत पर हैं। और वर्ल्ड कप से कबल PCB में तब्दीलियों की खबरें, क्रिकेट फैंस चीख उठे। सोशल मीडिया पर किसी भी तब्दीली की मुखालिफत, मिकी आर्तर की खुलकर हिमायत। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और अब शामिल करते हैं ट्रेंड्स। और ट्विटर पर सारिफीन की जानिब से जो बात हुई है उसमें टॉप ट्रेंड पर बाजोड़ हमला है और जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे में खुदकुश धमाका हुआ। इंतहाई अफसोसनाक खबर, ताहाल 44 अफराद शहीद हो गए। सानिया है, ये वाक़या नहीं है। 200 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जो सीरियस थे उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए अस्पतालों में पहुँचाया गया है। इसकी मजम्मत की जा रही है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों की मदद में पेश हैं। इस ट्रेंड में सारिफीन ने हमले में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और खुदकुश हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। और तकरीबन 22,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं और दुआ की जा रही है कि जो ज़ख्मी हैं उनकी जल्द सेहतियाबी हो। दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि मजम्मती पैगामात आ रहे हैं और अभी देखना यह है कि इस मामले की तहकीकात अब क्या रुख इख्तियार करती हैं। फिलहाल किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और अगर दूसरे ट्रेंड की बात करें तो वो ट्रेंड है जनाब चाइनीज़ नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद के हवाले से। दौरा पाकिस्तान पर सारिफीन उन्हें खुश आमदेद कह रहे हैं। आज वफाकी दारुल-हुकूमत में आम तातील का ऐलान है, जबकि CPAC की 10वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी जिसमें वज़ीर आज़म और चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट समेत दीगर आला हुकूमती शख्सियात शिरकत करेंगी। इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि शायद वज़ीर आज़म शी आएंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा, एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी तो फिर प्रेसिडेंट भी दौरा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो नायब वज़ीर आज़म है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। पूरा इस्लामाबाद बैनर से सजा हुआ है पाक चीन दोस्ती के हवाले से। और देखते हैं कि आज वो क्या पैगाम देकर जाते हैं इस तकरीब के मौके पर। और तीसरा जो ट्रेंड है वो बेनज़ीर एयरपोर्ट ट्रेंड में शामिल है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर का नाम हटाने पर सारिफीन हुकूमत से खफा हो गए। हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं। ज़ाहिर है पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो,
मोहतरमा, और उनका नाम हटा दिया गया है। वैसे तो इत्तेहादिया भी बस पार्टी मौजूदा हुकूमत की, तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि आपस में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। न जाने अब इस पर क्या बात होती है और किस तरह कायल किया जाता है, ये नाम किसके कहने पर हटा है, ये अब खबरें आगे आने वाले दिनों में कुछ सामने आई। इस ट्रेंड पर सारिफीन ने ट्वीट करते हुए कुछ खफगी अपनी जो है वो दिखाई है मौजूदा हुकूमत से। अब बात करते हैं कल होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। मुल्क दुश्मन नापाक और मकरू दहशतगर्दों ने एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमला किया। निशाना बाजोड़ था, बाजोड़ एजेंसी का इलाका खार, जहां पर धमाका ऐन उस वक्त हुआ जब JUIFA का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था। धमाका टेंट के अंदर स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। 44 अफराद जहां बहक हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। इस वक्त बाजोड़ से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल वहां पर क्या सूरत हाल पेश आई और अभी तहकीकात कहां तक पहुंची है। नवाब शेर बताइएगा, जख्मी कितने अस्पताल में मौजूद हैं और ये भी हमें आगाह कीजिएगा तहकीकात ने अभी क्या रुख इख्तियार किया है। और मैं नाज़रीन के साथ मुतारिफ करवा दूँ, इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले मैं नवाब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा तहकीकात में क्या मालूम हो सका अब तक? जी बिल्कुल, बाजवड़ धमाके के बाद इस वक्त पूरे बाजवड़ का जो फ़िज़ा है वो सोगवार है और हर आंख जो है वो अश्कबार है। ये धमाका उस वक्त हुआ था जब जमीयत उलमा इस्लाम का कन्वेंशन था और ऐन शाहिदीन के मुताबिक पंडाल में जब मकामी रहनुमा दाखिल हुए और उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, तो उस वक्त ये धमाका हुआ है। और वीडियो हुकाम के मुताबिक धमाका जो है वो ख़ुदकुश बताया जा रहा है, जिसमें 12 किलोग्राम जो है वो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, जबकि वीडियो के मुताबिक जय वकुआ से जो है वो खुदकुश जैकेट और बाल बैरंग के जो शवाहिद है वो भी मिले हैं। जबकि IG खैबर पुख्तनख्वा के मुताबिक जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। जय वकुआ में जो फेंसिंग भी कर ली गई है और आसपास के जो CCTV फुटेज है वो भी वहाँ से हासिल कर ली गई है। जबकि DNA के लिए जो है वो नमूने भी लेबार्ट्री भिजवा दिए गए हैं। तो इस वक्त जो है वो तहकीकात मज़ीद जारी है और जो धमाके के शोहदा है उनके नमाज जनाजा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अदा की जा रही है और हर आंख और हर बंदा जो है वो इस पर गमज़दा है। अभी भी मैं इस अलीज़ई के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ थोड़ी देर पहले जो धमाके के एक शहीद है उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त इलाके मकीन मौजूद है, उनसे बात कर। जी बताइए, काफ़ी अफसोसनाक वाक़या था, अभी भी नमाज जनाजा एक शहीद का अदा किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कल जो धमाका हुआ बहुत अफसोसनाक था। हमारा एक दोस्त और जो करीबी साथी था नईमुल्ला, उसमें शहीद हुआ है। और नईमुल्ला की वजह से पूरे जो अलीज़ई का इलाका है वो काफ़ी सोगवार है, हर आंख जो है वो अक्शबार है, हर बंदा है वो खपा है, गम में है। यह बाजोड़ में ऐसा सिस्टम है, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है। जब भी कहीं भी जगह फौतगी होती है तो हर इलाके के लोग उसकी जनाजे में शिरकत, उसकी गम में शिरकत करते हैं। नईमुल्ला हमारी घर के साथ उसकी घर है, उसकी मेरे ख़्याल में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और उसकी माँ, अब्बू, उसकी भाई सब इतनी खपा है कि हम बता नहीं सकते। मैं उसका करीबी दोस्त हो, बचपन में उसके साथ सिपारा पढ़ता था। मैं इतना खपा हूँ कि मैं बात भी नहीं कर सकता, मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल सकती। लेकिन नवाब ने बहुत किए कि हमारे साथ बात करे। या अगर हम ये पीछे आप कैमरामैन दिखा सके, ये पीछे नईमुल्ला का घर है। यहाँ इतना मातम है, पूरा इलाका बहुत खपा है, गम में मुब्तला है, इलाका सोगवार है और सब लोग यही कहते हैं कि धमाके की जो है वो साफ और शिफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि जो असल हक़ाइक़ है वो सामने ला सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बाजवड़ के मकीन जो है वो धमाके की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं। और नवाब शेर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ के मकीनों का जो जज्बात है इस वक्त उनसे हमें आगाह किया। मैं चाहूँगी अहमद सईद मिन्हाज साहब आपकी तरफ आऊँ। अहमद सईद साहब, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है वो ये, कौन लोग हैं, आखिर क्या मकसद है इनका? देखिए जी, बदकिस्मती से कल जो वाक़या खार में हुआ है वहाँ पर इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके जो अवामिल हैं या इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक ट्रायड है जिसमें के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA,
ये 3 ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त जितने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर कल के भी अटैक को देखा जाए तो उसकी जिम्मेदारी जो है टीटीपी ने कबूल नहीं की है, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान हैं उन्होंने भी उसकी जो है डिनाइल की है और उसकी काफ़ी मजम्मत की है। लेकिन अगर ज़ोब के अटैक में देखा जाए या पिछले दिनों जो मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था उसमें जहाद पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक कवर नेम लेते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उन्होंने ये कार्रवाई की थी। अब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उसकी वजह पाकिस्तान का मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो लीडरशिप उन पे प्रेशर है कि आप अपने अंदर वहाँ पे मौजूद जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं उनको चेक करें। तो उनके प्रेशर की वजह से शायद अभी तक डायरेक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई, लेकिन इन 3 के अलावा इसके पीछे कोई और हो नहीं सकता, और मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही इसके पीछे है। अच्छा, मुझे बताइएगा अहमद सईद साहब, क्योंकि हम लोग ट्विटर पर देखते हैं लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। मैंने भी देखा बहुत सारे लोगों ने एक बात की कि जब इलेक्शंस सर पर होते हैं तो पता नहीं क्यों हमारे मुल्क में ये लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं। अब चूंकि मुआशी हालात भी बेहतर हैं, पहिया चल पड़ा है मईशत का, तो ये कुछ लोगों को नहीं भा रहा। इसकी वजह आप यही समझ रहे हैं? जी देखिए, ये आपने एक तो इलेक्शन की बात की आपने, देखिए डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तो ये रीज़न बनती है कि जब भी इलेक्शन आपके करीब आते हैं तो इस तरह की हमदर्दियां और इस तरह की चीज़ें लेने के लिए वो एक पश्तून का फैक्टर जो है उसको लेके टीटीपी जो है उसको आगे लेके चलती है। तो बिल्कुल आपने डोमेस्टिक लेवल पे ये ठीक बात की है। लेकिन अगर आप फिर दोबारा से इसकी बात अगर आप करें तालिबान की, तो तालिबान के अगर आप देखें कि इसको 2 साल तकरीबन गवर्नमेंट को हो गए हैं, इनकी जब से गवर्नमेंट वहाँ पे आई है तो पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी जो है वो अपने अरूज पे आई है। और अगर आप असफल फाटा में और बलूचिस्तान में देखें तो जो टेररिस्ट अटैक हैं वो बलूचिस्तान में तकरीबन 81% बढ़े हैं, जबकि 92% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़े हैं। अगर आप इसको जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर देखें तो यूएस और चाइना की जो रेवलरी है उसके पीछे भी इसके बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। जैसे कि वहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो कि इनकी जो ईस्टर्न चाइना के अंदर जो ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। और आज आप जानते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और 10 साल तकरीबात सीपेक की मनाई जा रही हैं। और ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है इन्होंने ओपनली इस बात को मान रखा है कि हम चाइना के इंटरेस्ट को पाकिस्तान के अंदर हमेशा उसको अफेक्ट करेंगे नेगेटिवली और उसके टेररिस्ट अटैक करेंगे। तो कल उनके लैंड करने से 1 घंटा पहले ये अटैक हुआ है। बदकिस्मती से जो यूएस और चाइना की जो रेवलरी है इसमें अगर आप देखें तो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि अफगानिस्तान बेस्ड है इसके बैन कर दिया गया था 2002 के अंदर, लेकिन नवंबर 2020 में इसको रिवोक कर दिया गया और उसको कहा कि इसके खिलाफ कोई इस तरह की ठोस शफायत मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इनको खुली छुट्टी दे दी गई। एक तो ये वजह होगी। दूसरा फिर आपने जैसे कहा एक डोमेस्टिक लेवल पे कि इंडिया जो है आपका हमेशा से असली दुश्मन रहा है। अगर आप देखें तो 31 अगस्त से हमारे पास एशिया कप की जो मैचेस यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, आपका टूरिज्म पाकिस्तान में इंक्रीज हो रहा था, आपकी ये सब चीज IMF के ट्रांसफर मिल गया था, पाकिस्तान दोबारा बेहतरी की तरफ जा रहा है, एक इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसमें जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट है वो आएगी। लेकिन तो सईद साहब ये जो इलेक्शन से पहले की टाइमिंग से भी इसको जोड़ा जा रहा है, आप समझते हैं कि ये जायज है या फिर ये बात में कोई वजन नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें इस लिहाज से वजन है, क्योंकि मैं ट्विटर पे और दूसरे मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख रहा था कि शायद इलेक्शंस को डिले करने के लिए खुदा न खास्ता किसी अपने अंदर के किसी बंदे ने ऐसा कराया। तो मेरे ख्याल में ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसके ऊपर मैं नहीं समझता पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर है कि उन चीज़ों को अच्छी तरह पहचान सकती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि समटाइम ये हम लोग सुनते हैं कि जो बाहर की बैरूनी कुव्वतें हैं वो ये कोशिश करती हैं कि इनके मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है, लिहाजा क्योस आप समझ रहे हैं उससे जोड़ा जाता है कि शायद इस मौके पर ये सही टाइम है कि ऐसा कुछ किया जाए। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक लेवल पे तो मैंने बात कर दी कि कंस्पिरेसी थ्योरी है। इसी तरह जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिल्कुल ये बात ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अभी पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, उसके एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट आपको फैसिलिटेशन काउंसिल बना दिया गया जिसमें आप फौज जो है उसको लेके आगे चलेगी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से। तो एक वो चीज़ नजर आ रही है साहब कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जाएगा। और ये किसी सूरत भी पाकिस्तान को जो बेहतरी है वो इंडियंस को या पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक हैं उनके फेवर में नहीं जाती। अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें तो वहाँ मोदी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है, मणिपुर के कंटेक्स्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा वहाँ पे बात हो रही है, और 2024 के अंदर इंडिया में अपने खुद के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो वो ये सब एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव लेके आगे चल रहे हैं। तो पाकिस्तान चूंकि एक ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़ है
कि अनफॉर्चुनेटली हमेशा प्रॉक्सी वॉर का एक गढ़ रहा है, जिसमें कि माजी के अंदर भी होता रहा, हालिया दिनों के अंदर भी हो रहा है। अब पहले शिया सुन्नी के चक्कर में हुआ करता था, अब जो है वो चाइना और यूएस के प्रॉक्सी बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बेहतरीन बात यह है कि आपकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत है उनको इन तमाम चीज़ों का इदराक है और वो खातिर ख्वाहिश के एक्शंस ले रहे हैं। जैसे तालिबान के ऊपर प्रेशर डेवलप किया गया है, जैसे कि उनको खास तौर सही करके बताया गया है ठोस अल्फाज में कि अगर आप इनके खिलाफ खुद एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम काइनेटिक ऑपरेशंस का करने का हक जो है अफगानिस्तान के अंदर इसका हक रखते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मुहाजिरीन के लिहाज से भी एक ठोस जो है वो पोजीशन ली है। आपकी जो बॉर्डर्स के ऊपर जो डेली लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर आते हैं अफगानिस्तान में, उसके ऊपर भी सख्ती की है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की तो अहमद सईद साहब, अभी फिलहाल इस सारी सिचुएशन में जब आपने बहुत सारे रीजंस इसके बताए हैं, मुहर्रिकात जिनकी तरफ आपने निशानदही की है, ज़रूरत किस अमर की है? जाहिर है एक बड़ी अजीब सी बात है, कितनी भारी मिकदार में तशवीश की बात है बल्कि कि ये लेकर खुदकुश हमलावर इतना मवाद बिल्कुल कन्वेंशन के अंदर स्टेज के पास पहुंच गया, ये बड़ी तशवीश की बात है। जी, इसमें देखिए कोई शक नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच तो है, इसमें आप किसी को जो है वो कोई वजह नहीं इसकी आप कर सकते कि इतना मेन पार्टी का आपका वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन है और उसमें अगर आप सिक्योरिटी उस तरह प्रोवाइड नहीं कर पा रही, वहाँ की लोकल पुलिस जिसके बेसिकली ये बनता था, और आर्मी के जो वहाँ पे जो ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं वो इस तरह की चीज़ों में आगे होते भी नहीं हैं। तो पुलिस की तरफ से भी इस तरह की आपकी जो इसका पॉलिटिकल एक क्योस किस्म की चीज़ जो पाकिस्तान में, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और अभी चूँकि सिक्योरिटी का जो सारे का सारा कॉन्सेंट्रेशन थी वो इस्लामाबाद की तरफ थी, तो ये जो गैप कहीं एग्जिस्ट करता होगा उसको उन्होंने टेररिस्ट ने एक्सप्लॉइट किया। तो मेरे ख्याल में तमाम जगहों पर इक्वल कंसंट्रेशन करने की जरूरत है और जहाँ पे कोई गैप्स हैं सिक्योरिटी के अंदर उसको फिलअप करने की जरूरत है। सही, बहुत शुक्रिया आपका अहमद सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, पर अपना तज्जिया दिया और बिल्कुल इस पर तहकीकात होनी चाहिए। जो भी इसमें मुजरिमान हैं उनको करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए और हमें जो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी है या पिक्स कमेटियाँ उनको भी फ़ाल करना पड़ेगा, तभी इन दहशत गर्दों का रास्ता रोका जा सकता है सही तरीके से। मैं आगे बढ़ूँगी, कुछ बात करूँगी पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों को पर ले जाने का ये सफ़र है और सी पैक की 10वीं सालगिरह है। चीन के नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। वफाकी वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस तकरीब में शरीक होंगे और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और इस्लामाबाद में आम तातील भी है। पूरे शहर को सजा दिया गया है। साद महमूद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि तकरीब की तैयारी कैसी है और क्या कुछ हो रहा है। साद आगाह कीजिएगा, फहद बताइएगा। जी देखिए, चीनी नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में वक्त जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। गुज़िश्ता रोज ये वक्त पाकिस्तान पहुंचा था, जहां पर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फातमी ने उनका इस्तकबाल किया था। आज चीनी नायब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। कुछ देर बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे को 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज कन्वेंशन सेंटर में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें चीनी वक्त शिरकत करेगा। वजीर आजम, इसके अलावा आला अस्करी हुकाम इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में चीनी कंपनियां जो हैं उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से 10 साल मुकम्मल होने पर शानदार आतिशबाजी का एहतमाम भी किया जाएगा। इस्लामाबाद में रेड जोन में मुख्तलिफ इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया है चीनी वक्त के आगाज में और खूबसूरत लाल और सब्ज रंग से जो है वो नहदार किया गया है मुख्तलिफ इमारतों को। सीपैक के मंसूबे 10 साल मुकम्मल होने पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात में इस मंसूबे के हवाले से एक का भी इम्कान है, नए मुआहदे किए जाने का भी इम्कान है और चीनी नायब वज़ीर आज़म कल जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे और 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद कल चीनी नायब वज़ीर आज़म जो है वापस रवाना होंगे।
ठीक है, वापस रवाना होंगे। तकरीबन 3 रोज़ का ये दौरा है। इस्लामाबाद में आम तातील है और शहर को सजा दिया गया। आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। इसके अलावा यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। बहुत शुक्रिया फ़हद महमूद, सूरत हाल से आगाह किया और बहुत अहमियत की हामिल है हमारे लिए पाक चीन दोस्ती। और यही वजह है कि हर मुश्किल वक्त का चीन हमारा साथी है और चीन के साथ ये बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा है जो कि पाकिस्तान का और चीन का चल रहा है। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे फ़हद। आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे और अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ हम खेल की दुनिया से बात करेंगे जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अहम खबर आ रही है कि बोर्ड में गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ में अखाड़ पछाड़ का इम्कान अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शानदार कामयाबी मिली। इसलिए कोचिंग स्टाफ की नौकरियां बच गई हैं। ज़का अशरफ के मुशीर ख़ास मिसबाहुल हक की तजवीज़ पर गैर मुल्की कोचेस को फारिग करने का मनसूबा फिल वक्त रोक दिया गया है। और ये जो मसला है ना कि मैनेजमेंट चेंज होती है तो फिर सब कुछ जो है वो उखाड़ पछाड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, फिर ये बताइएगा कि गैर मुल्की कोचिंग टीम को बरकरार रखने के फैसले को आप बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया शहरीज, जिस तरह वालेकुम अस्सलाम, जिस तरह आपने बहुत अच्छा पैकेज चलाया। पहले तो मुझे ये बताइए, खबर चलाई किसने थी? मिसबा लोग तो सबसे पहले वाहिद बंदे हैं जो गैर मुल्की कोचों के फेवर भी नहीं थे। और मिसबा की वैल्यू क्या है? यकीनी तौर पर मिसबा उल हक ने जो बयान दिया है, जिस तरह ये मार्केट में खबर बनाई थी, मैं तो यहाँ पर शहरी ये सारा क्रेडिट बाबर को दूंगा। जो बाबर तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है, उसने ये स्टैंड लिया है। बाबर ने स्टैंड लिया है। बाबर ने बोला देखिए टीम बाबर ने खिलानी है। बाबर तीनों फॉरवर्ड कैप्टन ने 2 साल से टीम बाबर को लेके चल रही है। और बाबर आज जिस मुकाम पे, पहले तो शहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टेस्ट साइकिलिंग में वर्ल्ड रैंकिंग में आया 24 जी, माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे परफॉर्म करते रहे आगे भी। आपको भी बहुत मुबारकबाद। जिस तरह हमने आपने हर मैच में तस्दीह किया, और वो बात यकीनी तौर पर अगर सऊद शकील की बात करूं, क्या जितने हमने जिन लोगों की बात की, अगर देखें ताबिश की, जिस प्लेयर की हमने बात की, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी इज्जत दी। और सऊद शकील ने तो पाकिस्तान की नहीं, दुनिया क्रिकेट 145 साल तारीख में जो कारनामा उसने अंजाम दिया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद अगर देखा जाए, और आगा ने जिस तरह बैटिंग की है ना, आगा मैन ऑफ द सीरीज हुआ। और हमने और आपने याद होगा आगा के लिए बात की, तो आगा दूसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। और यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जिसने 4 सेंचुरी बनाई और जिसने 1000 रन बनाए पाकिस्तान की 10 इनिंग में, वो 10 रन बनाने जगह और उसको तो ड्रॉप कर रहे थे, बाबर ने उसको स्टैंड लिया, बाबर ने उसको मौका दिया। प्लेयर ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई और पूरी टीम जयलोके के लिए और टीम गेम अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आती साजिद साहब, कभी ऐसा होता है कि जब किसी हम गैर मुल्की कोच को लगाते हैं तो हमारी कौम जो है वो शोर मचा देती है कि हमारे पास सहल लोग नहीं है जो अब बाहर से हायर करके इतनी इतनी सैलरीज देते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस पर जनाब मिकी आर्थर के हक में सारे खुलकर सामने आ गए हैं। तो ये फायदा हमें ज्यादा कैसे होता है? गैर मुल्की कोच हो तो फायदा होता है या फिर मुल्की स्टाफ ज्यादा कारआमद होता है? माजी की कोई मिसाल है तो बताएं। देखिए शहरीज, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा कर देख लें। 92 वर्ल्ड कप जीता तो कौन थे? इंतखाब आलम थे। 2009 वर्ल्ड कप जीता, इंतखाब आलम थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो सरफराज पर लीडिंग और टीम गेम थी। क्रेडिट मिक्की को देने का फायदा नहीं। मिक्की की जो पोस्ट आपने दी है, डायरेक्टर क्रिकेट और लैपटॉप और क्रिकेट को सिखा रहे, 2 जगह उन्होंने पाँव दिखाया। इतने अच्छे वो कोच होते तो अपनी काउंटी को चैंपियन बनाते थे। मगर बात ये हो रही है शहरीज, जो पैसे 30 लाख और 30 लाख रुपए की बात हो रही है, इस तरह जो उसके कॉन्टेक्ट होते हैं ना, वो इस तरह होते हैं, अगर आप उनको छोड़ेंगे निकालेंगे वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बात ये होती है गैर मुल्की की कोच के में फेवर नहीं। हमारे पास ग्रेटेस्ट प्लेयर आपके पास कम है पाकिस्तान में। वसीम अकरम की बात करूं, ग्रेट जावेद मियां की बात करूं, इंजी की बात करूं, हमने अपने कोचों को एतबार नहीं दिया। हमारे अपने कोच आते हैं तो हमारे अपने लड़के उनकी टांगे खींचने लगते हैं। मगर ये आपको मानना पड़ेगा, इस दफा बाबर ने स्टैंड लिया और बाबर स्टैंड लेके यकीनी तौर पर
बाबर ने टीम खिलानी थी और बाबर ने टीम लड़ानी है, और हमने इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलना, हमने श्रीलंका में एशिया कप खेलना है। और ये चीज जो यकीनी तौर पर जो मार्केट में खबर, जो इससे पहले जो लोग थे उन्होंने खबर को मार्केट में उड़ा दिया, बता दिया ये फलाने को निकाल ले, फलाने को निकाल ले, भाई कैसे निकाल सकते हो? लेकिन साजिद साहब बिल्कुल इन सब चीजों का यकीनी तौर पर आगे आने वाले इवेंट्स होते हैं उन पर फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त। और अभी मुझे एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब मैं उस केस की बात करूंगी, उस वाक़े की बात करूंगी जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया है कि आई थिंक सो पूरी कौम चीख उठी है। क्या अदाकार, क्या उस्ताद, क्या डॉक्टर, सभी ने बात की है कि जो कुछ हुआ है कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था और अब जालिम को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बात करूंगी रिजवाना तशद्दुद केस की। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले हमने कई ऐसे वाक़यात देखे कि बास लोग इस तरह छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों में काम पे रखते हैं और उसके बाद जो कुछ उन बच्चों के साथ होता है, गरीब लोग बोलते कुछ नहीं है, मुआफ़ कर देते हैं, FIR दर्ज नहीं करवाते कि बिला वजह हमें मज़ीद कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ना पड़ जाएँ, तो लिहाजा माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। शायद यही वजह है कि फिर ये मामलात, ये इस तरह के वाक़यात रुकते नहीं हैं। लोगों को शायद ये पता होता है कि फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमें इस मुल्क में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। खैर, अब मुझे खुशी इस बात की है कि इस वाक़े का वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, रिपोर्ट तलब कर ली है, तो मुझे उम्मीद ये पैदा हुई है कि जो मुजरिमान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी, क्योंकि इस कदर जुल्म, इस कदर सफाकियत की इंसानियत शर्मा जाए। इस वक्त मेरे साथ इसी सारे मामले पर बात करने के लिए बैरिस्टर रिदा ताहिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और रिदा मुझे बताएंगे कि कानून क्या कहता है, इस पर होगा क्या। और दूसरा, मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है सारा अहमद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं लाहौर से। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू आवर शो। अच्छा, मैं पहले चाहूँगी कि रिदा आपकी तरफ आ जाऊँ। रिदा, आप यकीन कीजिए कि इस खबर को सुनने के बाद और वो जो तस्वीर आई हैं उनको देखने के बाद मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए तो ना जिस तरह इंसान सकते में नहीं चला जाता, वो कैफियत थी। तो ये FIR इतनी देर से दर्ज हुई है, असर रसूख यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा, यानी अगर मुनसिफ ही इंसाफ नहीं करेंगे और उनके घर में ऐसे वाक़यात पेश आएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें अफसोस ही करना चाहिए। क्या कानून कहता है, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर आप कुछ अरसा पहले का सोचेंगे तो एक तैयबा टॉर्चर केस हुआ था जिसमें भी यही सेम फैक्ट्स थे जी। जिसमें एक जज ने एक बच्ची के साथ जो उसके घर में थी उसके साथ उसकी वाइफ ने टॉर्चर भी किया था और उसको चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे रखा भी था। उसके बाद पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी, क्योंकि लेबर एक सूबाई कानून है तो काफ़ी एक्ट्स आए। जिस तरह पंजाब के अंदर 2019 के अंदर पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट आया, उसने जो बच्चे की एज बताई वो 15 साल बताई, मतलब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को आप एज अ चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर नहीं रख सकते। 14 साल और इसकी 14 साल थी, तो बेयरली इट कवर्स इट, कि 1 साल के फ़र्क सिर्फ आ रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद में जब ये एक्ट पास हुआ 2022 में, तो उसने 1 साल बढ़ा के 16 साल कर दी। लेकिन इशू अभी तक यही है कि सज़ाएँ बहुत कम हैं। जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन इसको गवर्न करता है वो सेक्शन 328A करता है, जिसकी सज़ा बहुत कम है। तैयबा टॉर्चर केस में भी जब सो मोटो लिया था, उस केस के अंदर भी बिल्कुल यही फैक्ट्स हो रहे थे, जबकि काफ़ी अरसा गुजर गया है उस केस में और इस केस में। और मुझे तो ये लगता है कि लेसन लर्न हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसको एक ऐसी ऑफेंस समझा जा रहा है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इवन दो जब सुप्रीम कोर्ट ने तैयबा टॉर्चर केस के अंदर सो मोटो लिया था तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसी फंडामेंटल राइट्स की जहाँ पे वायोलेशन हो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उस केस में भी 2 बार कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश की थी और इस केस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। अभी इस बच्चे के वालिद का एक बयान सामने आया है कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि पीछे हट जाएं। आई थिंक यही वजह है कि FIR भी काफ़ी देर से कटी है। तो अगर FIR देर से कटे तो उस पर फिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा? इसके अंदर जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कंप्लेनेंट अगर पुलिस के पास जा रहा है तो उसको एज सून एज़ पॉसिबल उसकी ड्यूटी है कि वो FIR दर्ज करें, जबकि बच्ची के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है कि PPC के बहुत सारे सेक्शन, जिसमें मैं तो कहती हूँ कि अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब मर्डर का भी इसके अंदर चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्ची को स्ट्रेंगल करने की कोशिश की। तो मुझे तो सोच में भी नहीं आ रहा कि किस तरह पुलिस यहाँ पे फास्ट एक्ट नहीं कर रही, और अब तो FIR को वो कह रहे हैं कि वो मेंट करके और पीनल कोड के
सेक्शंस भी उसके अंदर डालेंगे। ये बहुत सीरियस केस है, जितना बयान मैंने पढ़ा है, जितनी बच्ची की इंजरीज मैंने देखी हैं वो भी ICU के अंदर है। तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन करने की ज़रूरत थी पुलिस को, जबकि उनके पास लो की तरफ से अभी आपने बच्ची की क्रिटिकल कंडीशन भी देख लिया, बच्ची ICU में है, जो उसकी हालत है कि कानों को इंसान हाथ लगाए कि कोई इतना जुल्म कर सकता है। ठीक है, आप उसको मार रहे हैं। यहाँ तक मुझे पता चला कि उस बच्ची के हाथों की उंगलियां भी टूटी हुई थी और जब उससे काम नहीं होता था तो उन्हीं उंगलियों को वो मरोड़ते थे। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन है जो आप खैर उस बच्ची पे निकाल रहे थे अपनी। इस तरह के केसेस में सज़ा क्या होती है? इस तरह के केसेस के अंदर जो FIR में अगर क्रूल्टी टू अ चाइल्ड देखा जाए तो उसकी 1 साल सज़ा मिली थी। तैयबा टॉर्चर केस में भी यही हुआ था। यहाँ पे सज़ाओं को ज़्यादा इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप 18 साल बच्चे की मिनिमम मैक्सिमम उम्र रखें। हर कवानीन के अंदर एक डिफरेंट उम्र दी गई है। अगर आप पंजाब के सूबे की बात करें तो पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 का एक्ट है, वो बच्चे की उम्र 18 साल कहता है। फिर आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब एजुकेशन की बात करता है तो 16 साल कहता है कि मिनिमम 16 साल तक उसे होगी। और जब 11(3) को देखें, फोर्स्ड लेबर स्लेवरी की तरफ देखें तो 14 साल रखता है। तो ये एक मिनिमम एज के अंदर, मैक्सिमम एज के अंदर इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक्टर्स, जिसमें पुलिस भी शामिल है, उनको ही समझ में नहीं आता कि कहाँ पे ऑफेंस है और कहाँ पे ऑफेंस नहीं है। नहीं, ये जो ऑफेंस हुआ है इसमें आपने क्या सज़ा बताई है, क्या हो सकती है? इसके अंदर तैयबा टॉर्चर केस के अंदर तो 328A जहाँ पे लगा था पाकिस्तान पिनल कोड में तो 1 साल की सज़ा थी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसके अंदर इससे भी ज़्यादा शदीद स्ट्रिंजेंट PPC के सेक्शन लगा देने चाहिए। भी होता है या सिर्फ 1 साल? फाइन भी होता है लेकिन फ़ाइन बहुत कम होता है। और जो अगर हम देखें तो जब जिस तरह से आपने भी बात की कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, फ़ाइन से ज़्यादा तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की। इसके बाद जो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है वो ये है कि जब पता है कि जनाब 14 साल अगर एज लिमिट रखी गई है कि आप इससे छोटी एज के बच्चों को, या 15 साल आप काम पे नहीं रख सकते, वो लोग जो ये इलीगल मतलब जाहिर है एक्टिविटी है कि आप उसमें रख रहे हैं बच्ची को और जुर्म कर रहे हैं आप, इसकी रोकथाम के लिए क्या हो सकता है? यहाँ पे जाहिर है कि इस पर भी तो सज़ा होनी चाहिए। टॉर्चर पे तो अलग होगी, इस पर भी होनी चाहिए। इस पे भी होनी चाहिए, लेकिन इस एक्ट के अंदर उसके ऊपर भी सज़ा बहुत कम दी गई है, तो सज़ा को स्ट्रिंजेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि तैयबा टॉर्चर केस के बाद एक लेसन लर्न हो जाना चाहिए था कि ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कवानीन आने चाहिए थे, उनकी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सज़ाएँ मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब तक भी इतना ज़्यादा अरसा गुजर गया, हम देखते हैं कि हर शहर के अंदर बार बार ऐसे केसेस आते हैं। कराची के अंदर भी रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ था जिसमें 3 भाई एक साथ रखे थे, जो सिंध बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन सिस्टम एक्ट के तहत भी आता है। यहाँ पर ट्रैफिकिंग भी बच्चों की जाती है एक शहर से दूसरे शहर में, तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट 2018 का एक्ट भी यहाँ पे लगाने की और उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तो इस कदर अफसोस होता है कि लोगों के दिल से खुदा का खौफ ही ख़त्म हो गया कि आप एक मतलब आप उस बच्ची का चेहरा तो देखें, ये मुस्कुराहट उसकी चली गई है, उसकी जो हालत है, मतलब मैं उसको पहचान ही नहीं पाई कि ये वही बच्ची है जो पिक्चर्स में नज़र आ रही है। और फिर इतना जुल्म कि आप देख रहे हैं कि उसके ज़ख्म में कीड़े पड़ गए हैं, अल्लाह जाने वो किस तरह सोती होगी, उसने कितनी रातें जाग के गुजारी होंगी। आप कौन लोग हैं? मतलब आप इंसान भी हैं या कुछ और हैं? मुझे तो इस पर भी डाउट हो रहा है कि आप इंसान हैं या कौन है। अब इस सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में हमारी जो NGOs हैं, जो ब्यूरोज़ हैं इस तरह के, अब वो उनको कैसे पता चले कि किस घर में किस एज की मुलाजिमा मौजूद है? कुछ लोग तो रजिस्टर ही नहीं कराते, कुछ ऐसा मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका जो हमारे पूरे पाकिस्तान में एक नंबर डिफरेंट ब्यूरोज़ का और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का लगता है, वो 1121 लगता है। तो यहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस नंबर को डायल करके इस पर रिपोर्ट करें। जो 2004 का एक्ट है पंजाब के अंदर, उसके तहत ये लोग बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ डॉक्टर रदा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि हमें धूल झोंकने के लिए अक्सर ही होता है, समटाइम मैं बाहर निकलती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि किसी फैमिली के साथ एक मुलाजिमा है और उसकी एज काफ़ी छोटी अगर मुझे लग रही है, तो मैं उनको जब पूछती हूँ कि भाई ये बच्ची अब आपके साथ है, इसकी एज तो काफ़ी कम है, आपने इसको क्यों रखा हुआ है? तो आगे से जवाब मिलता है कि इसकी मदर हमारे यहाँ काम करती है तो सिर्फ बच्चों के साथ खेलने के लिए। और ऐसा नहीं होता, वो बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं होती है। जब ये देखते हैं कि ये भी कर सकती है, जाहिर है बच्चा तो प्यार चाहता है ना, कि अगर आपने उससे हंस के बात कर ली, वो बोलेगा मैं आपका ये काम भी कर देता हूँ। तो ये आंखों में धूल झोंकने के लिए सब कहते हैं, इस पर प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसे लोग भी गिरफ्त में आए। और इंडिविजुअली हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसी हेल्पलाइन पे कॉल करके बताएं कि हमारे सामने वाले घर में इस एज का बच्चा काम कर रहा है और उससे ये काम लिया जा रहा है। तो मैं देखती हूँ कैसे ये सिलसिला नहीं रुकता। इस वक्त डॉक्टर फरीद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप रिजवाना का इलाज कर रहे हैं, अभी रिजवाना की कंडीशन कैसी है? जी आज रात से तो कंडीशन उसकी काफी बेहतर है। कल थोड़ा सा उसका एक डिप आ गया था जिसमें सैचुरेशन ड्रॉप हुई थी और ऑक्सीजनेशन कम हो गई थी। फिर हमने एक प्रोसीजर होता है ब्रोंकोस्कोपी, वो किया, उसमें से उसके जो लंग्स थे उनको क्लियर किया, अंदर कुछ पेशेंट्स थी और एक साइड पे ब्लड था जो कि इसको डीएचई चल रहा है, उसकी वजह से वो इकट्ठा हो गया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तबीयत उसकी बेहतर है काफ़ी, लेकिन उसका अचानक एक एपिसोड आता है जिसमें सैचुरेशन ड्रॉप होती है और फिर वो थोड़ी सी डिसओरिएंटेशन में चली जाती है, गनूदगी में चली जाती है। तो वो 2 दफ़ा ऐसे हो चुका है। तो इसलिए कल हमें था कि ये ना हो कि वेंटिलेटर पे ही डालना पड़े, लेकिन रात से अब तबीयत बेहतर है। आप लोग भी दुआ करें कि वो ठीक रहे। बिल्कुल इंशाल्लाह, हम अपनी तरफ से पूरी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर फरीद, मुझे आप चूंकि इस टीम को हेड कर रहे हैं जो कि रिजवाना का इलाज कर रही है, जब इस बच्ची को आपके पास लाया गया था उस वक्त इस बच्ची की कंडीशन क्या थी और कितने रोज इसके इलाज को गुजर चुके हैं और अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब चांसेस कितनी जल्दी रिकवर होने के हैं? देखिए, इसको तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, 6 डेज। और ये जब हमारे पास आई थी, ये पहले सरगोदा हॉस्पिटल ले गए थे DHQ। उन्होंने फिर कहा कि इसको LGH ले जाएं क्योंकि इसके सर में एक जख्म था। वो हमने फिर इसका CT किया, उसमें निकला नहीं। हमने इसका एक चीज होती पैन CT, जो पूरी बॉडी का CT करते हैं, और सारा हमने देखा है कि इसको कहाँ का इंजरी है, कहाँ नहीं है। ये इंजरीज इसकी फ्रेश नहीं थी। इंजरीज जो थी कोई ये 4-5 महीने पुरानी है, लेकिन क्योंकि बच्ची की हाइजीन थी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो जो इंजरीज थी उनमें नेचुरली इन्फेक्शन का एलिमेंट ज़्यादा था जो कि ब्लड में फैला हुआ था। और ये कपल के बेसिकली हैं, कोई इनके 10 बच्चे हैं और इसका कुछ चौथा 5वां नंबर है। तो उसमें वालदा जो है वो घरों में काम करती है और जो वालिद है वो जो सामान ट्रकों से लोड और अनलोड करते हैं वो काम करता है। तो इनके लिए मेरा ख्याल मुश्किल है 10 बच्चे पालना, और उसी इन्होंने इसको भेज दिया। तो हम इसकी रिहैब प्लान भी कर रहे हैं कि इस बच्ची का आगे फ्यूचर भी अच्छा हो। चलिए डॉक्टर साहब, हम पर उम्मीद रहे कि रिजवाना इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी, कोई सीरियस बात तो नहीं है। तो हम फिर उम्मीद है, और असल ताकत तो आप पता खुदा की ताकत है इंशाल्लाह। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बेशक खुदा की ज़ात है, शिफा देने वाली है, रिजवाना ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर फरीद जफर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा, मैं फाइनली रिदा जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में होना क्या चाहिए, कानून साजी कैसी होनी चाहिए? अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब फाइनली ये टाइम आ गया है कि बच्चे की जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड शामिल है, जो 1990 में हम साइन और रेक्टिफाई कर चुके हैं, उसके तहत 18 साल ही उम्र होनी चाहिए, जिसके नीचे चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर बिल्कुल इलीगल होना चाहिए, बैन होना चाहिए, और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सज़ाएँ होनी चाहिए। अब ये वक्त आ गया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाएँ। बिल्कुल, ये केसेस हमारे सामने बार बार आते जा रहे हैं, लेकिन इससे लेसन लर्न नहीं किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिदा ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने कानून क्या कहता है कि हमें बताया, सख्ती इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। सजाएं सख्त होंगी लेकिन अमल दरामद ना हुआ तो फ़ायदा नहीं है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हर्बलिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज वैसे तो नहीं है, हकीम शाह नज़ीर साहब, जिनकी कंपनी में बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत सारी बातें इनसे पता चलती हैं, नॉलेज में इजाफा होता है, हर्बल्स का पता लगता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस मकसद के लिए है। तो आज ये जो हमारे लिए शाहकार लेके आए हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि हर खातून की ज़रूरत है आजकल, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत, दिलकश नज़र आए। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि आज हकीम साहब की बातें ख़वातीन बहुत गौर से सुनने वाली हैं। तो आप बिल्कुल हकीम साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप से शेयर करूँ, गुज़श्ता वीक हमने आपकी मुलाकात करवाई थी पाकिस्तानी एथलीट साहिब असरा से, जिनके तोहफे में आए जो स्प्रिंटर जूते थे उनकी कीमत से ज़्यादा उस पर टैक्स लग गया था। बोल न्यूज़ की काविशों के साथ साउथ एशियन गेम्स की मेडलिस्ट स्प्रिंटर साहिब असरा का मामला अब जनाब हल हो गया है और उन्हें बगैर किसी टैक्स के उनके स्प्रिंटर्स हासिल कर लिए हैं उन्होंने।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साहिब असरा, अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके जूते बगैर टैक्स के आपको मिल गए। कैसा महसूस हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम, मुझे बहुत खुशी और ये कि आपने मुझसे इस बारे में पूछा है। तो साहिब असरा, किसने राब्ता किया, कैसे राब्ता हुआ और जूते कितनी देर में आप तक पहुंचे? एक्चुअली जो मेरे शूज थे वो मैंने यूके से मंगवाए थे, तो वो वहाँ पे मतलब उसकी जो अमाउंट थी वो 55K थी। तो जब मैं यहाँ से उसको रिसीव करने गई हूँ फेडेक्स की कंपनी में, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पे ना आपके कस्टम ने चार्जेस लगाए जो कि 68,000 थे। तो मैंने जब देखा तो उस पर हर तरह का ड्यूटी टैक्स ऐड किया हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि किस तरह का ड्यूटी टैक्स है, क्योंकि अगर मैंने जो चीज़ है उसकी अमाउंट इतनी कम है और टैक्स उस पर 100% है। तो उन्होंने कहा कि कस्टम वालों ने लगाया। उसके बाद जो मेरी, आपको पता है जैसे मीडिया पे मैंने आके ये बोला कि मेरे जो टैक्स है ये बहुत ज़्यादा है और जो मेरे शूज़ का टैक्स है वो कम है जो उसकी पेमेंट है। तो उसके बाद कस्टम वालों ने मुझे कॉल की, कराची से मुझे कॉल आई थी, उनके चीफ कलेक्टर ने कॉल की, फिर वहाँ उन्होंने यहाँ से रब्ता किया जाके जो भी यहाँ पे ओनर थे या जो भी थे। तो फिर वो जो शूज़ है मुझे विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब मैंने किसी भी किस्म का टैक्स नहीं दिया, तो मुझे मिल गए। अच्छा, अब हमने ये इशू उठाया था आपका, आपसे बात भी की थी, हमने तो पूरी कोशिश की कि आपको आपके जूते जो हैं वो बगैर टैक्स के मिल जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये काविश भी जो है ना उसका हमें ये जो है सिला मिला है कि आपको आपकी चीज़ आप तक पहुंच गई जैसे आपने मंगवाई थी, आपको बिला वजह के चार्जेस पे नहीं करने पड़े। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट थी मेरी, एक हमारे वो रिपोर्टर हैं फिजान खानी, उन्होंने की, फिर उसके बाद आपसे भी इंटरव्यू हुआ, काफ़ी मतलब मीडिया चैनल्स वालों ने इंटरव्यू किया। मैं सब मीडिया वालों की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो मेरी आवाज़ है वो जो मेरा मैसेज कन्वे किया कस्टम वालों तक, तो उसकी वजह से ही मुझे आज शूज़ मिले। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब क्या सोच रही हैं आप? जूते तो आपको मिल गए, अब किस किस इवेंट की तैयारी करनी है आपने आगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स आ रही हैं वो चाइना में हो रही हैं सितंबर के लास्ट वीक में। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाकर अच्छा पार्टिसिपेट करूँ, पाकिस्तान के लिए मेडल विन करूँ, और उसी की ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका साहिब असरा, अब जूते आपको मिल गए हैं, आगे आपने बेहतरीन परफॉर्म करना है। अब आते हैं जनाब अपने मेहमान की तरफ, और मसला जनाब वो है जो कि आम है और हर खातून इस मसले का हल चाहती है। बढ़ते वज़न से परेशान अफराद के लिए आज का ये सेगमेंट बहुत कारआमद होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ वेट लॉस के टोटके बताने के लिए हकीम साहब बहुत कुछ लेके आए हैं। जड़ी बूटियाँ बहुत सारी नज़र आ रही हैं और ऑयल्स भी हैं। तो हकीम साहब बिस्मिल्लाह करें, ज़रा बताइए आज आप माशाल्लाह से क्या क्या लेके आए? देखें सरी एक चीज़ बताऊंगा कि आपने स्टार्ट में कहा कि ख़वातीन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनका वेट कम हो। आज मर्दों की भी है, बिल्कुल बिल्कुल, मर्द हजरात भी हैं, बेचारे जिम जाते हैं, वॉक कर रहे हैं, दौड़ें लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। देखें याद रखिएगा, जिम जाते हैं कोई बात नहीं, आप जिम जाइए, लेकिन आप ज़िंदगी में ना वॉक को अपना हिस्सा बना लीजिए। 24 घंटे में आप 8 घंटे की 7 घंटे की नींद पूरी करें, उसके बाद दुनियादारी को आप जितना टाइम देना है दे दें, लेकिन अपने आप को आधा घंटा या 1 घंटा दें बस। सही। बाकी दुनिया के लिए भाई मैं आप तो ये 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। बिल्कुल, जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। आप खुद को फॉर ग्रांटेड लेंगे, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सदा जवान रहें और ज़िंदगी ज़्यादा जिए तो अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं। अब मुझे बताइएगा हकीम साहब, आज वेट लॉस के लिए सबसे पहले तो एक बात बताएं, वजूहात आपकी नज़र में क्या क्या हैं वेट बढ़ने की? वेट बढ़ने की देखें, एक तो तमाम चीज़ें मुरगन ग़िज़ाएँ खाना, दूसरा ये है कि अपना ख्याल ना रखना, खाना खा के फ़ौरी सो जाना, और इसमें यह है कि जब वेट बढ़ता है हाइपोटेंशन होती है, उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, घुटने कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में बीपी रहने की शिकायत रह जाती है, यानी ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। तो ये एक वजूहत होती हैं। दूसरा ये है कि आप चलते फिरते नहीं हैं, आप बस खाया पिया बैठ गया, और दूसरा बिस्यार खोरी, यानी पेट भर गया लेकिन फिर भी खाई जा रहे हैं, अब वो पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग पानी भी पिए तो शायद हमें लगता है हमारा वजन कम नहीं होता, बस या तो वहीं रहेगा या बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बाज़ लोगों के साथ ये होता है कि वो कुछ खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं ना, तो उसमें यह है कि और वज़न बढ़ने शुरू हो जाता है। आप खाना पीना जारी रखिए, खाना 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। आप देखिए आपका वज़न कैसे कम नहीं होता। थोड़ा सा वॉक कीजिए
और एक रेमेडी बता रहा हूँ, आप चाय पिए वज़न कम करें। अच्छा, चाय पीते पीते वज़न कम करें। क्या बात है आपकी। तो इसमें यह है कि आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी लेना है। सही। और इसमें हम डालेंगे ये लेमन ग्रास, बहुत मशहूर है, हर दुकान पे मिल जाती है, चाय पत्ती वालों के पास भी मिल जाती है। ऐसे 1 चम्मच के बराबर लेमन ग्रास। और ये है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा, बिल्कुल बिल्कुल। ऊंट कटारा बूटी, ये 1 चम्मच के बराबर। ये थोड़ी कांटेदार होती है। और ये है मक्को दाना। मक्को दाना, क्या, ऊंट कटारा, मक्को दाना और लेमन ग्रास, 3 चीज़ें, इन्हें 1.25 कप पानी में डालें। अच्छा, अब ये ऐसे जड़ी बूटियां या हर्बल चीजें हैं कि इससे अब ये भी डर नहीं कि हम फलानी टी पियेंगे तो हमारे गुर्दे खराब हो जाएंगे, जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना चीज़ों के। हाँ सरिश, आपने देखा होगा, टोटल ऑर्गेनिक जड़ी बूटी डालिए, कोई केमिकल नहीं है। आप इससे घर पे बनाइए, ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी बेहतर है क्योंकि आजकल फैटी लीवर अमूमी तौर पे हर तीसरे शख्स को है। सही। चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये फैटी लीवर को भी ख़त्म करती है। आप देखिएगा हर 5 दिन, 1 हफ्ते में, यानी 5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ते में आपका 1 किलो वजन कम। लेकिन उसके साथ मुंह भी बंद रखना पड़ेगा। ये नहीं मैंने कि बताया ना, सब कुछ रहे हैं और ऊपर से ये टी पी ले तो मैंने कहा ना कि 3 टाइम खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। अपने आप को खाली पेट नहीं रखना, क्योंकि जो आप डाइटिंग और अपने आप को फाकों से वजन कम करते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये है कि जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं वापस बढ़ जाए। और खाएं सब कुछ, मीठा आप भी खाएं, बिल्कुल सब खाएं, लेकिन अपनी ख्वाहिश में, दिल में अरमान कोई ना छोड़ें, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं आप। अच्छा। और ये 1 कप बना के रोजाना, 1 कप सुबह 10-11 बजे, 1 कप रात 10-11 बजे। अच्छा, हकीम साहब पहले इसका तरीका भी बता दें, कितना पानी कितने टाइम उबालना है? 1.25 कप पानी ले लें, उसमें 1 चाय वाली चम्मच मक्को दाना डालें, 1 चाय वाली चम्मच ऊंट कटारा डालें और 1 चाय वाली चम्मच जो है वो लेमन ग्रास डालें और इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। एक जोश दे के उतार दें, छान के नीम गर्म पी लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी वक्त बना कर पिए। आप देखिएगा आपका फैटी लीवर भी दूर होता जाएगा, जिस तरह चलते हैं सांस फूलता है वो चीज़ भी दूर हो जाएगी, आपकी भूख भी नॉर्मल हो जाएगी आपकी, कि बेतहाशा जो बेटेमा भूख लगती है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपको वक्त पे भूख लगेगी, आप खाएंगे, आपका जुज़्वे बदन वो बनेगा, लेकिन वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो आपका है, मेटाबॉलिक सिस्टम, उसको फ़हाल कर देगी, आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वेट नहीं बनेगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हम मतलब अगर दिन में 1 दफ़ा बना लें और बार बार पीते रहें तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1 कप सुबह बनाकर पिए फ्रेश, 1 कप रात बनाकर पिए फ्रेश। ये बार बार ना पिए, 4 बार 5 बार ना पिए। 2 टाइम की डोज है इसकी, ये सबसे बेहतरीन डोज है इसकी। अच्छा, और बनानी भी ताज़ा है, ये नहीं ताज़ा सुबह बना की के रखी हुई पी ली शाम में? नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हाँ इसमें प्रिजर्व नहीं होता कि आप प्रिजर्व कर लें इसे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये ख़राब हो जाती है बाद में, 2-3 घंटे के बाद ख़राब हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रेश बनाएं और फ्रेश पिएं आप। सही। और इसके साथ भूख रख के खाना खाना और खाएं जो मर्जी, क्योंकि जो मर्जी है खाएं आप। सब ये भी कहते हैं ना लोग कि भाई मीठा छोड़ोगे तो वजन कम होगा। देखिए मीठा और साथ में ऑयली चीज़ें, आलू चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें, ये आम तौर पे भी वेट भी बढ़ाती हैं, फैटी लीवर भी बढ़ाती हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती हैं आपका। तो इसलिए ये चीज़ें अमूमी तौर पे आप कम खाया करें और साथ में अगर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हमारी कौम, हमारी आवाम बिरयानी और समोसों की दीवानी। देखिए आजकल मॉनसून चल रहा है, वैसे की चीज़ें बहुत चल रही हैं। सरिश, मैं इतना कह सकता हूँ कि जाहिर बात है बॉल पे आप नज़र आती हैं, तो जब आप अपनी बात शुरू करती हैं, ठीक है ना, तो लोग आपको देख रहे होते हैं। हर एक खातून की ख्वाहिश होती है कि वो आपकी तरह नजर आए। अच्छा। स्मार्ट नजर आए। नहीं, वैसे मैं इतनी स्मार्ट हूँ नहीं, मैं अक्सर कहती हूँ मुझे भी ज़रूरत है कि मैं, तभी मेरी भी खास दिलचस्पी है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इस्तेमाल करके आप ही के शो में कॉल करके बताएंगे कि वो कितने स्मार्ट। चलें जी, बिल्कुल आपने बताना, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि आपने जब ये चाय पी, जिसको स्लिम टी कह रहे हैं हकीम साहब, तो आपको क्या उसके मतलब समरात मिले, फर्क पड़ा। अब आप बताएं दूसरा आप क्या लेके आए? देखिए दूसरा मैं लेकर आया हूँ बॉडी टाइटिंग। ये है बॉडी टाइटिंग। वेट बाज़ लोगों का बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। बाज़ लोग जो हैं अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं तो बॉडी लटक जाती है, पेट लटका हुआ होता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है, चलते हुए सांस फूलता है, उसके अलावा बॉडी हिलती हुई महसूस होती है, यानी बॉडी लूज हो जाती है, लटकाव आ गया बॉडी में, चाहे वो मेल या फीमेल, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बॉडी टाइटिंग और वेट बर्नर है, ठीक है। अच्छा। जी हाँ, आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल ये लेना है आपने आधा पाव, 120 ml, ठीक है। एक बूटी आती है असगर मुकी। असगर मुकी जी, इसे पंजाब में खवी कहते हैं।
क्या कहते हैं? खवी। खवी, जी हाँ, ये उसका ऑयल है ये, ठीक है। ये आपने लेना है 30 ml, 30 ml। अच्छा, ये चीजें आराम से अवेलेबल है? बिल्कुल इजीली मिल जाती हैं। देखें, लेकर आए, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, हर दुकान पे मिल जाती है। समटाइम ये भी होता है ना कि भाई नहीं मिलती, आप ही से मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर दुकान पे मिलती है। टोटल चीजें मैं मेरिट पे बता रहा हूँ, सही है, इस पे कोई किसी का कब्जा नहीं है। सही है। और एक बीज आते हैं जरावंद, ठीक है, ये उसका ऑयल है, रोगन जरावंद कहते हैं इसे। ये आपने 30 ml लिया। अच्छा, अब मुझे जरा एक बात और बताइएगा, मैं साथ साथ आपसे पूछ रही हूँ, मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं। बाज़ लोगों की जिल्द बड़ी नाजुक होती है, उनको बहुत जल्दी दाने निकल आते हैं या उनको खुजली शुरू हो जाती है इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं होगा ये ऑयल इस मौसम में लगाने से? साल 12 महीने किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है ये। और तीसरी चीज़ ये है कि जो रोगन ज़रावंद है ये एलर्जी ख़ारिश को भी दूर करती है, और एलोवेरा ऑयल जो है ये उसको नरम करती है, यानी उसकी खुश्की वगैरह को भी दूर करती है और बॉडी को लिफ्ट करती है। तो इस वजह से इसका जो कॉम्बिनेशन हम बना के देते हैं, तो ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाना, फिर वॉश कर लें, या रात को कर लें, सुबह वॉश कर लें, नहा लें, धो लें। तो आप देखिएगा शुरू के 5 दिनों में आप खुद मुतमईन हो जाएंगे आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं। आप एक ये टी बनाकर पिएं और साथ में ये लगाइए, आप देखिए एक तो बॉडी का जो लटकाव है ये भी ख़त्म हो जाएगा, अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा, फेट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा, वज़न भी कम होगा, जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये सब कम होगी। बाज़ लोगों के बाजू ऐसे हिलते हैं, पूरे लूज हुए होते हैं, ये सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है हकीम साहब, ये आप अपने घर पे बनाइए, आप धमाकेदार चीजें लेके आए हैं। अच्छा, ये तो अच्छा, इसको मिक्स करके बस हम डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लें, आपका फेट बर्नर तैयार हो गया। आपने यहाँ घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक। हाँ, कुछ लोगों की थाइस इतनी ज्यादा हैवी होती है कि वो बताते हैं गर्मियों में हमसे चला नहीं जाता। एक थाइस होती है, बाज़ लोगों की गर्दन के पीछे की जगह बढ़ी हुई होती है, बाज़ लोगों की डबल चिन हो रही होती है। अच्छा, कि फेस पे तो नहीं लग सकता? कि लग सकता है? यहाँ गर्दन पे लगेगा ये। अच्छा अच्छा, लगेगा। हाँ, यहाँ गर्दन पे, यहाँ आपकी ये डबल चिन तो गर्दन पे है आपके, सही, ये इसको भी खत्म करेगी आपके। सही। और देखने वाले बोलेंगे कमजोर कमजोर नजर आ रहे। आय हाय हाय, और ये जुमला कितना अच्छा लगता है ना किसी के मुंह से अगर आप सुनते हैं। अगर हकीम साहब, अंदाजा है आपको, ख़वातीन के जज्बात ये सुनते रहते हैं ना, उनकी वो प्रॉब्लम्स लेके आती होंगी कि हम ये चाहते हैं जाज़िबे नज़र आएँ। अच्छा, मुझे इतना दुख होता है कि सोशल मीडिया पर बाकायदा पेजेस बने होते हैं, हर तरह के न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, फिर हर्बलिस्ट भी होते हैं, तो लोग जब वहाँ पे ये बताते हैं ना कि मेरे शौहर ने मुझसे बात करना छोड़ दी है मेरे मोटापे की वजह से, दिलचस्पी नहीं है उनकी, और वो मुझे शायद मैं उनको गंदी लगती हूँ, ऐसे ऐसे जुमले लोग यूज़ करते हैं। मुझे इतना दुख होता है कि आप खुद को इतना डिग्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने सबको अच्छा बनाया। एक बात याद रखिए, जब आप अच्छी तबीयत से प्यार करते हो, उसकी तबीयत जब ख़राब हो तो उससे ज़्यादा प्यार करें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। सही बात है, बिल्कुल आपने उस वक्त उसको अपना देखो, हमेशा याद रखिएगा, औरत जो है ना जब उस बीमार होती है, उसको तकलीफ़ होती है ना, उस वक्त उसको अपने हस्बैंड की बहुत ज़रूरत होती है कि वो उसके साथ हो। अगर वो उसे इग्नोर करेगा तो उसका दिल टूट अच्छा, और ज़्यादा बल्कि मैं तो खुल के कहूँगी कि उसकी ये हालत भी आप ही के बच्चे पैदा करके हुई है, तो खुदारा कुछ थोड़ा सा ज़रा इस हवाले से भी सोचा करें। इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि जनाब बच्चों को पालो भी, पैदा भी करो, और मेरा भी ख्याल रखो, उनका भी रखो, और नज़र भी मुझे ऐसे आओ कि जिस तरह कोई अदाकारा। तो इसके लिए जनाब आपकी भी थोड़ी एफर्ट्स चाहिए। नहीं, आप जब साथ देखो, याद रखिएगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, ताड़ी दोनों हाथों से बचती है। सही बात। आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखिए, और यकीन कीजिए कि जब अपनाहियत होती है ना, घर एक जन्नत बन जाता है। सही बात है। ये औरत के ही हाथ में होता है घर को जन्नत भी बनाना, दोज़ख भी बनाना। तो आप कोशिश कीजिए उस घर को जन्नत बनाइए। अगर किसी के अंदर कोई गलती है, उसको अपनी बातों से, मुज़ाकरात से अपने मसले को हल करके उस घर को वापस जन्नत बनाएं। और पता है ये हकीम साहब, एक चीज़ मैं और भी सोचती हूँ कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। अगर आप किसी के बारे में, भले आपकी बीवी हो या कोई भी रिश्ता हो, पॉजिटिव रह के सोचेंगे या उससे बात करेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पहले से ही आप दिल में कुछ इस तरह की बातें, नेगेटिविटी भर के बैठे हुए हैं किसी के बारे में, तो है ही ऐसी, तो बस फिर आप मुंह से अल्फाज भी अच्छे नहीं मैंने ऐसा भी देखा है, मर्द बेचारा सारा दिन थका हुआ घर पर आता है और बेगम बोलती है, वो कहता है मैं आ गया हूँ घर। हाँ, तू तो रोज ही आता है। उसको मुस्कुराहट नहीं होती है। खवातीन को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको मुस्कुराहट, हमेशा हस्बैंड थका हुआ है, उसके आगे एक मुस्कुराहट वाला चेहरा रखें, आप देखें वो खुद सीधा हो जाएगा। अच्छा, पता है पुराने जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो अक्सर ये कहते हैं जनाब के ना, जब तुम्हारे शौहर का घर आने का टाइम हो
कुछ उलमा भी इस तरह की मतलब बातें बताते हैं कि भाई बीवी को चाहिए कि वो थोड़ा सा जरा अपने खुद को बेहतर करके बैठे, मुस्कुरा के देखे, ये जरूरी भी है, अच्छी बात है। अगर आप इसके बड़े फायदे आप करके तो देखें, अपने पर्दे में अपनी हिफाजत में रखे, खुशियां नसीब करे। बिल्कुल। अब हकीम साहब ये प्लेट में क्या है? बहुत कुछ प्लेट में मैं लेकर आया हूँ कि बाज़ लोगों का वेट गेन होने की वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से उनका कलर जो है ना वो डिम हो जाता है, 2 टोन हो जाता है, गर्दन काली हो रही होती है, बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स से महसूस होते हैं, या इसके अलावा चेहरे पे जो है वो खड्डे निशान महसूस होते हैं, चेहरा हमवार नहीं है। सही है। अगर हाथ लगाते हैं तो यूँ इम्बोज हुआ होता है। हाँ। तो ये चेहरे को हमवार करेगी, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगी, 2 टोन चेहरे को 1 टोन करेगी, कलर भी साफ़ करेगी, साथ में निशान भी ख़त्म करेगी। और ये गर्दन जैसे काली हो रही होती है, गर्दन पे रिंकल्स आ रहे होते हैं, ये उनको भी ठीक करेगी आपके। क्या बात तो है। ये टोटली 3-4 चीज़ें अपने घर पे बनाइए, बहुत ईजी है इसका। ये है तुख्मे सुम्बालू, ठीक है, और ये इसका पाउडर है तुख्मे सुम्बालू का। सही। ये हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। ये है गुल बाबूना, ये इसका पाउडर है गुल बाबूना, ये भी 1 चाय वाली चम्मच, इसे कैमोमाइल भी कहते हैं। ये समंदर के किनारे सिपियाँ आप देखते हैं, सही है। ये इसका पाउडर है, सिपियों का पाउडर, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। इसमें हम डालेंगे उपटन 3 चम्मच। हाँ 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 हाँ, आज तो हकीम साहब खवातीन का दिल जीतने के लिए आए हैं। उपटन ये हमने लिया 3 चम्मच, और इसके अंदर हम डालेंगे अर्के गुलाब। और इस तरह अगर अर्के गुलाब ना हो तो आप दूध मिला लें, दूध ना हो दही मिला लें, नहीं तो खीरे के पेस्ट में भी ये बन जाएगा, मास्क बनेगा। ये मास्क टाइप का बनेगा। आपने ये लगा के इस तरीके से मिक्स करना है, और देखिए जहाँ से भी लें, कहीं से भी आप ख़रीदें, 2 पैसे ज़्यादा दें, लेकिन उनको कहें कि चीज़ अच्छी दें आपको, और अपने सामने इनको मिक्स करके पिसवा लें, एक ही भरनी में रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में या दही में ऐसे पेस्ट बनाएं और अपने फेस पे आप अप्लाई कर लें। सही। और कितनी देर लगा के रखना है? सिर्फ आधा घंटा चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना ये मुतमईन करती है। क्या बात। आपको 19-20 महसूस होगा, दूसरे दिन इससे और ज़्यादा। ये रोज़ाना लगाना है आपने, 1 महीना यूज़ कर लें, लोग देख के कहेंगे आप अभी फेशियल करा के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, फेशियल करा के आए। अच्छा, ऐसा लगेगा जी। मैं बिल्कुल इस्तेमाल करके बताऊंगी हकीम साहब, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना इंशाल्लाह, तो मैं बताऊंगी। तो नाजरीन, आज हकीम साहब ने हमें स्लिम ट्रिम होने के साथ साथ हसीन और दिलकश नजर आने के तमाम टोटके बता दिए, तो आपने ये ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब एक राहत बख्श खबर है, क्योंकि महंगाई की चक्की में आवाम पिसी हुई है और आटा बहुत महंगा हो गया है। अगर आप तकाबुल करें पिछले कुछ सालों से अब की सिचुएशन का, तो आटे की कीमत जनाब इस वक्त जो है जल्द 100 रुपये फ़ी किलो तक आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो रूस सस्ती गंदम पहुंचने के बाद आटे की कीमत में वाज़ेह कमी आएगी, लेकिन अभी फ़िल वक्त मार्केट में कोई कमी नहीं हुई है। इस वक्त कराची की मकामी मार्केट में फ्लावर मिल का मिक्स आटा 150 रुपये किलो और चक्की का लाल आटा 160 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, और ये कीमत रिकॉर्ड कीमत है। इस वक्त गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मसरूफ़ हमारे कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हैं। उनके मुताबिक रूस से आने वाली गंदम से उनकी नाजायज़ मुनाफाखोरी की ज़बरदस्त उस पर नुकसान उन्हें होगा। ज़ाहिर जो पैसे वो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त आसिम रज़ा अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम साहब पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं सेंट्रल के। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिम साहब, ये रशिया से जो गंदम आ रही है अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है नहीं पहुंची, शायद इसीलिए मार्केट में हमें उस तरीके से रेट्स में कमी महसूस नहीं हो रही है, और मुनाफाखोर हजरात परेशान हैं, और उनको होना भी चाहिए परेशान। सूरत हाल क्या है अभी? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टोटल हमारी कंजम्पशन है वो 2,80,82 लाख टन की है। इस दफा जो क्रॉप साइज है वो एस्टिमेट किया जा रहा था कि ये अराउंड 280 के करीब है। तो हमें बाहर से इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमारे मुल्क में हो। अल्लाह ना करे कभी सैलाब या ज़लज़ला या खुदा न खास्ता जंगी हालात हों, तो फूड सिक्योरिटी 20-1 लाख टन रखी जाती है।
इस टाइम पे जो हमारे पास स्टॉक्स है मौजूद, उनके मुताबिक तो हमारे पास शॉर्टफॉल है अराउंड, जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं 30 लाख टन का। जो रशिया से या बाहर से कहा जा रहा है गंदम के आने का, वो अभी समरी वफाक में पड़ी हुई है, जिस पे टैक्सेशन का इशू है। अभी तक कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा जहाज लंगर अंदाज नहीं हुआ जो मार्केट को इफेक्ट कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि अगर बाहर से गंदम आ जाएगी तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका हमेशा जो हर साल होता है वो ये होता है कि एक सर्टेन लेवल से जब प्राइसेस आटे के ऊपर जाती हैं तो गवर्नमेंट रिलीजेस शुरू करती है। तो अभी ताहाल हुकूमत सिंध की हो, पंजाब की हो, इन्होंने रिलीज शुरू नहीं किया, लेकिन जो अपना KPK है वहां पे रिलीजेस शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए के अंदर मार्केट स्टेबल हो गई है और इस टाइम पे वहां पे आटा खासा कम है और 130 के अंदर है। देखें, ये 100 रुपए के अंदर वापस जाना अभी मुश्किल है, ये वापस नहीं जाएगा। उसकी रीजन ये है कि सरकार ने जो गंदम की कीमत है प्राइवेट सेक्टर में जो बाय की, वो बढ़ा दी है। जब वो प्राइसेस बढ़ेंगी तो 100 रुपया तो आप गंदम की कीमत का हो चुका है, तो उससे वापस रिवर्स बैक होना ये पॉसिबल नहीं है। गंदम की कीमत 100 रुपया है। ये तो बड़ी अजीब सी बात आप कह रहे हैं कि मतलब फिर हमें रशिया से गंदम आने का, यहाँ किल्लत ख़त्म होने का फिर क्या फ़ायदा कि अगर हमें उसको कम रेट पर दस्तयाब ही नहीं होगी आवाम के लिए। जी, ये आपने दुरुस्त कहा कि देखें, जब 1300 रुपया गंदम का रेट था उसको बढ़ा के 1800 रुपया किया गया फी मन, और इस दफ़ा ये 2200 एक साल पिछले साल में हुई और इस साल 4000 रुपया रेट है गंदम की खरीदारी का। सपोर्ट प्राइस जो किसान को दी गई वो 4000 रुपया, वो स्ट्रेट अवे 100 रुपया गंदम का रेट है। तो इसलिए आटे का नीचे वापस जाना ये बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100 रुपए के अंदर कहें। ये 130-135 पे आ जाए, ये बड़ी बात है। इसलिए इसमें हर्डल्स क्या हैं आसिम साहब? ये कौन सा टैक्स है जो कि गरीब शख्स से रोटी दूर कर रहा है? ये टैक्स नहीं है, ये तो प्राइसेस हैं जी गंदम की जो बढ़ाई गई। आपको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2200 रुपया फी मन से गंदम को बढ़ा के इस साल अप्रैल में 4000 रुपया फी मन कर दिया गया, जिस वजह से एक गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। अब इसके लिए अगर हुकूमत को स्पेशल प्रोग्राम या कोई स्पेशल प्लान दे तब ये पॉसिबल है कि कोई हल बता दें। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये गंदम अगर महंगी हुई है तो आटा महंगा हो गया। बात ये कि गरीब को आटा महंगा मिल रहा है, रोटी एक बेसिक जरूरत है, वो कब सस्ता मिलेगा? कोई है उम्मीद या नहीं रखें? देखें, गवर्नमेंट फौरी रिलीज शुरू करे तो ये पॉसिबल है कि गंदम कम रेट पे मिलेगी तो आटे की प्राइसेस कम आएंगी। लेकिन अगर हुकूमत गंदम की प्राइस कम नहीं करती और ओपन मार्केट के मरहूने मिन्नत छोड़ा जाएगा आवाम को, तो फिर जिस रेट पे आटा मिल रहा है इसी पे मिलेगा या इससे ऊपर जाएगी, अनलेस के बाहर से कोई फीडिंग सस्ते रेट की गंदम की ना हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार इस तरफ कुछ फोकस करें और गरीब आवाम का सोचें, ताकि एक गरीब शख्स के लिए तो एक रोटी उसको चाहिए होती है, सूखी रोटी भी लोग पानी के साथ खा लेते हैं। ये एक बेसिक नेसेसिटी है जिसका रियासत के ज़िम्मेदार जो हैं हुक्मरान, उनको ख्याल रखना है कि उनके दौरे हुकूमत को भूखा ना सोए। खैर, इस पर देखते हैं आगे चल कर क्या सूरत हाल बनती है। फिलहाल खैर अच्छी खबर यह है कि रशिया से गंदम आ गई है। अब सम्राट कब तक आवाम तक पहुँचते हैं ये देखना है। फिलहाल मार्केट में पुराना रेट चल रहा है। अच्छा, अब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी है उनसा शाह। उनसे हम मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ लेंगे, जानेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है पाकिस्तानियों के लिए। उनसा, वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उनसा, क्या सूरत हाल रहने वाली है अभी फ़िलहाल इस पूरे हफ्ते? होरोस्कोप क्या बता रहा है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं? जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं और एरीज वालों का आने वाला दिन या आने वाला जो टाइम है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और जो भी प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, पॉजिटिव प्लानिंग होनी चाहिए आपकी और होपफुल रहना चाहिए। बस थोड़ा सा लव लाइफ इनकी थोड़ी सी मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ स्टक सिचुएशन हो सकती है। शादी के हवाले से एरीज वाले थोड़ी परेशानी का सामना कर सकते हैं।
कुछ डिलेज नज़र आ रहे हैं। और टॉरस वालों का आने वाला टाइम जो है, पैसे खूब खर्च हो रहे हैं टॉरस वालों के, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस पैसे तो सभी के खूब खर्च हो रहे हैं, सिर्फ टॉरस वालों के नहीं। महंगाई इतनी हो गई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। टॉरस वालों को थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी मसरूफियत रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए। वर्क प्लेस पे जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहस से थोड़ा सा जो है वो साइड पे रहें, वरना किसी के साथ कोई झगड़ा भी हो सकता है, बॉस के साथ या अपने कुलीग के साथ, किसी के साथ भी जो है वो उनका झगड़ा हो सकता है। जेमिनाई वालों के लिए थोड़ी ब्लॉकेजेस हैं, नींद की कमी हो सकती है, ओवर थिंकिंग जेमिनाई वाले करते हुए नजर आ रहे हैं अपने जॉब से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन ये है कि अपनी नींद जो है जेमिनाई वालों को पूरी करनी चाहिए, वरना सेहत उनकी मुतासिर हो सकती है। जेमिनाई के बाद कैंसर वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। कैंसेरियंस वाले हैप्पीनेस नज़र आ रही है, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप, लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। काम के हवाले से कैंसर जो है वो कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई मकान ख़रीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी बाय सेल करनी है तो वो भी इनका काम हो जाएगा। और कोर्ट में अगर केसेस चल रहे हैं तो फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ घर में रेनोवेशन, ऑफिस कोई नया ख़रीद रहे हैं या रेनोवेशन हो रही है। लियो वाले जो है सोच समझ के पैसा खर्च करें, वरना कुछ ऐसे लोग इनके पास आ सकते हैं जो जहाँ से जो चीट हो सकता है, यानी कि धोखा मिल सकता है और पैसे इनके फंस सकते हैं। लियो वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, प्रपोजल आ सकता है, शादी के मसले मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, मंगनी बात पक्की हो सकती है, कोई प्रपोज उनको कर सकता है। लियो के बाद वर्गो वालों के लिए भी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ख़वातीन कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर कोई किसी के साथ नाराज़गी हो गई है, बातचीत बंद हो गई है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मैसेज कोई कांटेक्ट आ सकता है, उसके साथ बात हो सकती है। और वर्गो वालों के लिए थोड़ा सा काम में, जॉब में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। कहीं जॉब अप्लाई की है तो हो सकता है कि वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई दोस्त उनको हर्ट कर सकता है। सही है। और वर्गों के बाद है लिब्रा वालों के लिए भी यहाँ पर खुशखबरी है, कंसीव कर सकती हैं। और जॉब से रिलेटेड अगर कहीं जॉब अप्लाई की है तो इंटरव्यू कॉल आ सकती है। बिजनेस में भी बेहतरी नज़र आ रही है। बस लिब्रा वालों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हैंगमैन की एनर्जी है, तो लव लाइफ इनकी थोड़ी स्टक हो सकती है। शादी के मसले मसाइल इनके थोड़े से प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो वाले अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं वो दूसरों से डिस्कस नहीं करें, शेयर नहीं करें, वरना जो है वो उनको मतलब धोखा मिल सकता है, कोई चीट कर सकता है और उनका काम जो है होते होते नहीं होगा। तो कोशिश करें कि काम होने से पहले लोगों से शेयर नहीं करें। घर में जो भी चीज़ें हैं, जहाँ आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, संभाल के रखें, वरना चोरी भी हो सकती है। स्कॉर्पियंस थोड़ा फ्यूचर को लेके इनसिक्योर रह सकते हैं, जो है वो पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, जॉब ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे उनके जहन के वहमात है और कुछ भी नहीं है। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस का, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो स्कॉर्पियंस का एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है सेजिटेरियस वालों की, हनीमून पीरियड हो सकता है, शादी जो है कि सारे मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं, शादी होती भी नज़र आ रही है। और उनसे आप शादियाँ बहुत करवा रही हैं, बच्चे बहुत आप कंसीव करा रही हैं। कारोबार में, जॉब में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। और सेहत अगर उनकी सही नहीं थी तो नजर आ रही है। और कैप्रिकॉर्न वालों के, जिन लोगों के कोर्ट वगैरह में केसेस चल रहे हैं, उनको फेवर मिल सकता है।
शादी के काफी कैप्रिकॉर्न वालों के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ता फिक्स हो सकता है, लव लाइफ बैलेंस हो सकती है, काम में थोड़ा पैसों में रुकावटें आ सकती हैं, डिलेज हो सकते हैं, काम होते होते थोड़ा स्लो चीजें होती नहीं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता काम अपना एफर्ट्स जो हैं वो करते रहें। एक्वेरियस वालों की लव लाइफ बहुत अच्छी नजर आ रही है, कोई उनकी जिंदगी में आ सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लव लाइफ बहुत स्टक थी, शादीशुदा मामला एक्वेरियस वालों के अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब बेहतरी नजर आ रही है, रोमांटिक टाइम नजर आ रहा है एक्वेरियस वालों का। बिजनेस में ये कि करियर में ग्रोथ नजर आ रही है, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, और अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो सकता है। स्पाइसेस वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, कंसीव करते हुए नजर आ रहे हैं खवातीन, और बच्चों पे थोड़ा तवज्जो दें। स्पाइसेस वाले उनके अपने बच्चे हैं तो थोड़ा बच्चों की स्टडी, बच्चों की एक्टिविटीज़ उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और करियर में कोई जॉब के हवाले से इंटरव्यू कॉल आ सकती है। और स्पाइसेस वालों को जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ सारे काम करने हैं, चाहे लव के मामला हो, शादी के मामला हो, कारोबार के मामला हो, पेशेंस के साथ डील करना है। चलें जी उनसा, बिल्कुल ये सब ने सुन लिया होगा कि हफ्ता उनका कैसा रहने वाला है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आगे जनाब कहा यह जा रहा है कि आई थिंक सो 9 अगस्त या 8 अगस्त को असेंबलियाँ भी तहलील हो जाएंगी और केयर टेकअप सेटअप आ जाएगा। कितना तवील होता देख रही हैं आप इस निगरान सेटअप को? निगरान सेटअप अभी तो जैसे लगता है कि इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा मतलब ये हायर अथॉरिटीज टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनडिसाइसिव है कि कब होगा। अभी डेट मुझे नहीं लगता कि जल्द ही अनाउंस की जाएगी इलेक्शन की। हाँ ये है कि निगरान सेटअप जो है, जो निगरान हुकूमत जो आएगी वो भरपूर फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। मैजिशियन का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, तो जो एक मजबूत सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई जो और लंदन से फ्लाइट कब आ रही है? देखिए अभी बातचीत हो रही है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आने की उम्मीद है, बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन आने वाली बात नहीं हो रही, एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो महंगाई कब हो रही है? महंगाई जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, महंगाई तो कम नहीं होती भी नजर आ रही। अब एक चीज महंगी हो जाए तो वो कहाँ कम हो सकती है, फूल की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बस थोड़ा लोग जो है वो महंगाई को हल्का लें, दिल पे ना लें, ज्यादा बेहतर है। सही, चले जी, ओके, थैंक यू सो मच उनसा, आपने अपना वक्त और सबको बताया कि करना क्या है, किसको एहतियात करनी है। और मैं आखिर में एक ही बात कहूँगी नाज़रीन, आप जनाब अपना मामला ना अल्लाह पे छोड़ दिया करें। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो ना, किसी इंसान से उम्मीद ना लगाएं। उम्मीद लगानी है तो सिर्फ अल्लाह से लगाएं। आप देखिएगा अगर ये ईमान, ये यकीन आपके दिल में पक्का होगा ना, तो आपका वो काम ज़रूर होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।